हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। होप सो कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर का पार्ट सेकेंड। पार्ट वन वीडियो में हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है लिम्फ तक। अब उसके आगे हम देखेंगे, यानी कि आज हम देखेंगे सर्कुलेटरी पाथवे से। अब सर्कुलेटरी पाथवे हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा ओपन, एक होता है हमारा क्लोज। ओपन में क्या होता है, ब्लड फ्लो करता है ओपन स्पेस के थ्रू, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, साइनसेस। ओपन स्पेस के थ्रू फ्लो कर रहा है और साइनसेस उसे कहते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में पाया जाएगा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का में हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्लोज की बात की जाए तो क्लोज में हमारा ब्लड फ्लो करता है ब्लड वेसल्स के थ्रू ना। अब क्लोज में हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है ब्लड वेसल्स के थ्रू, इसे हम लोग क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा पाया जाता है एनिलिडा और कॉर्डेटा में। एनिलिडा और कॉर्डेटा में हमारा क्या पाया जाएगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट सिस्टम होता है। क्यों? क्योंकि क्या बोलते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में हम कितना भी अमाउंट ऑफ ब्लड किसी भी ऑर्गन को, हर एक ऑर्गन को हम लोग क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू हर एक ऑर्गन को हम प्रॉपर सप्लाई दे सकते हैं। ब्लड की प्रॉपर रिक्वायरमेंट जो भी होगी उस ऑर्गन की, उतना हम प्रोवाइड कर सकते हैं ब्लड, जिसकी वजह से क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट और माना गया है। उसके अलावा हम देखें अगर सर्कुलेशन कितने टाइप का होता है। पहला है हमारा सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन में क्या होता है, हमारा दो चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, यानी कि 2 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। एक ऑरिकल होगा, एक एट्रिया होगा, एक हमारा वेंट्रिकल होगा। उसमें ब्लड इंटर करेगा हार्ट को और लीव करेगा हार्ट को सिर्फ एक बार, ओनली वंस। यानी कि यहाँ पे सिंगल एक ही बार सर्कुलेट हो रहा है ना ब्लड, इसलिए हमने इसको सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। ये हमारा फिशेज में पाया जाता है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन की बात की जाए तो यहाँ पे हमारा 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 3 चैम्बर्ड पाए जाते हैं हार्ट में 2 एट्रिया होते हैं और एक हमारा क्या होता है, वेंट्रिकल होता है। क्योंकि यहाँ पे सिंगल वेंट्रिकल प्रेजेंट है, जिसकी वजह से मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है ना। यहाँ पे तो सर्कुलेट दो बार होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है सिंगल वेंट्रिकल होने के कारण मिक्सिंग हो जाती है ब्लड की। ये हमारा एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में पाया जाता है। और जब हम कंप्लीट डबल सर्कुलेशन की बात करेंगे तो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन में हमारे चारों चैम्बर पाए जाते हैं हार्ट के, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल पाए जाते हैं। यहाँ पे भी ब्लड इंटर करेगा और लीव करेगा हार्ट को 2 बार, ट्वाइस कंप्लीट यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा मिक्सिंग हो जा रहा था क्योंकि वेंट्रिकल एक था, लेकिन यहाँ पे अब दोनों वेंट्रिकल सेपरेट हो गए हैं, तो यहाँ पे हमारा कोई मिक्सिंग नहीं आकर होगा। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सेपरेटली हमारा पंप होंगे यहाँ पे। ये हमारा किस में देखा जाता है कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, क्रोकोडाइल में, एप्स में, मैमल्स में। हम लोग के अंदर डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। ओके, फिर हम देखते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, ये क्या होता है। अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। पहला कंपोनेंट तो हमारा हार्ट ही होगा, तो मस्कुलर चैम्बर हार्ट है। और दूसरा है हमारा नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांच ब्लड वेसल्स। इसमें नेटवर्क पाए जाते हैं क्लोज ब्रांच ब्लड वेसल्स को, और ब्लड पाया जा रहा है ना। हार्ट है, ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड है इसके कंपोनेंट्स, ठीक। फिर उसके बाद हार्ट को अगर हम देखें सबसे पहले, तो हार्ट हमारा एक मीजोडर्मली डेराइव ऑर्गन है, जो कि सिचुएटेड होता है थोरैसिक कैविटी में 2 लंग्स के बीच में ना। 2 लंग्स के बीच में मीजोडर्मली डेराइव ऑर्गन है जो सिचुएटेड होता है थोरैसिक कैविटी में 2 लंग्स के बीच में। अगर हार्ट को देखें हम ध्यान से तो ये टिल्टेड होता है लेफ्ट की तरफ में ना। हार्ट हमारा टिल्टेड होता है लेफ्ट की तरफ में। इसकी साइज़ देखी जाए तो इसकी साइज़ होती है एक क्लेंच फिस्ट के बराबर, यानी कि एक बंद मुट्ठी जो होती है ना आपकी साइज़ की, मतलब आपके हाथ के अकॉर्डिंग इसका साइज़ होता है। एक क्लेंच फिस्ट के अकॉर्डिंग इसका एक साइज़ होता है, कि इसका साइज़ होता है क्या, क्लेंच फिस्ट, एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है हमारा हार्ट। उसके बाद वॉल्स की बात की जाए तो हार्ट में हमारा हार्ट जो होता है वो हमारा डबल वॉल मेम्ब्रेन होता है। डबल वॉल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है हमारा हार्ट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। हार्ट हमारा प्रोटेक्टेड होता है डबल वॉल मेम्ब्रेनस बैक से, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम इनक्लोज करता है। उस दोनों डबल वॉल पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के बीच में होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ओके, फिर उसके बाद अगर हम देखें हार्ट का डायग्राम, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा पेरिकार्डियम है। डबल वॉल पेरिकार्डियम था, ये आउटर पेरिकार्डियम है, ये हमारा इनर पेरिकार्डियम है। ऑरेंज वाला इनर है, अब ब्लैक वाला हमारा आउटर पेरिकार्डियम है। अब इन दोनों के बीच में हमारा क्या प्रेजेंट होगा, पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होगा। जैसा भी हमने पहले देखा था कि हमारे अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, तो 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल हैं, राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल है। ओके, अब देखो दोनों जो एट्रिया जो सेम साइड के हैं ना,
दोनों एट्रिया जो सेम साइड के हैं ये हमारे सेपरेटेड होते हैं ना, ये दोनों सेम साइड के एट्रिया सेपरेटेड होते हैं थिन मस्कुलर वॉल से, एकदम पतले से मस्कुलर वॉल से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं यहाँ पे ना। दोनों साइड के एट्रिया सेपरेटेड होते हैं थिन मस्कुलर वॉल से, हम लोग इंटर एट्रियल सेप्टम कहेंगे। ऐसे ही है सेम तरीके से दोनों साइड के वेंट्रिकल्स भी हमारे सेपरेटेड होते हैं, लेकिन एक थिक मस्कुलर, यहाँ पे थिन होगा, यहाँ पे थिक मस्कुलर वॉल हो जाएगा, थिक मस्कुलर वॉल से सेपरेटेड होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो हमारा सेपरेट करता है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को। अब देखो ये सब तो सेम साइड वाले सेपरेट हो गए, अब क्या करना है कि हमें सेम साइड, अभी ये हमारे सेम वाले सेपरेट हुए थे ना, अब हमें सेम साइड वालों को सेपरेट करना है। यानी कि राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल कैसे सेपरेट होंगे, राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल सेपरेट होते हैं हमारे थिक फाइब्रस टिश्यू की एक लेयर से सेपरेट होते हैं राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। थिक फाइब्रस टिश्यू एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल सेपरेट है, ये लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल भी एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू ही सेपरेट होंगे। उसके बाद बात की जाए कि राइट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल एक दूसरे से कनेक्टेड भी तो होंगे ना, तभी तो ब्लड हमारा राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में आएगा। तो ये दोनों कनेक्टेड होते हैं किससे, ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू। राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल कनेक्टेड होते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू, और लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल किस ओपनिंग के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल कनेक्टेड होते हैं बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व के थ्रू हमारा क्या कनेक्टेड होगा, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा कनेक्टेड होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखो जो हमारा राइट वेंट्रिकल है ना, ये जो हमारा राइट वेंट्रिकल है ये ओपन होता है पल्मोनरी आर्टरी में। ये हमारा राइट वेंट्रिकल ग्रीन वाला आप देख रहे हो ना, ये राइट वेंट्रिकल है जो हमारा ओपन हो रहा है किसमें, हमारा पल्मोनरी वॉल्यूम में, पल्मोनरी आर्टरी में जाके ओपन हो रहा है। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये ऑरेंज वाला देख रहे हो ना, ये रेड कलर से जा रहा है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये हमारा जाके ओपन हो रहा है डॉर्सल एओर्टा में ना। अब यहाँ से हमारा ब्लड जाएगा यहाँ से, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी में, यहाँ से ब्लड हमारा जाएगा डॉर्सल एओर्टा में। अब ये दोनों प्रोवाइडेड होते हैं किससे, सेमी ल्यूनर वॉल्व से। ये इन दोनों के पास होती है क्या, सेमी ल्यूनर वॉल्व। और सेमी ल्यूनर वॉल्व क्यों होती है, ताकि बैक फ्लो ना हो सके ब्लड का। मान लो यहाँ से आगे चला गया ना ब्लड, जैसे ही वेंट्रिकल्स के थ्रू आगे जाएगा ब्लड, तो ये सेमी ल्यूनर वॉल्व क्लोज हो जाएंगे ताकि ब्लड दोबारा वापस ना आ सके वेंट्रिकल्स में। ओके, उसके अलावा यहाँ पे कॉर्डेट टेंडने पाया जाता है जो कि हमारा सपोर्ट करता है। ये जो मिट्रल वॉल्व बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व्स है ना, ये कस्पिड वॉल्व को सपोर्ट के लिए पाया जाता है कॉर्डेट टेंडने, जो कि मेंटेन करता है सिर्फ एक वे फ्लो हो, ताकि ऑरिकल से एट्रिया से वेंट्रिकल में तो ब्लड आए, लेकिन ये वेंट्रिकल से दोबारा एट्रिया में ब्लड ना जाए, इसको इंश्योर करता है, हेल्प करता है। इंश्योर करता है तो वॉल्व्स, लेकिन क्या बोलते हैं उसको हेल्प करता है वन वे फ्लो में। कौन सा, कॉर्डेट टेंडने हमारा वन वे फ्लो में हेल्प करता है। फिर अगर हम देखें नोडल मस्कुलेचर, यानी कि हार्ट की अगर हम लोग कंडक्टिंग सिस्टम देखें ना, तो हार्ट के पास देखो, हार्ट जो होता है ना ऑटो एक्साइटेटरी होता है। हार्ट के पास खुद का बिल्ट इन मैकेनिज्म होता है, हार्ट के पास खुद का बिल्ट मैकेनिज्म होता है पंप करने के लिए ब्लड ना। हार्ट खुद ब खुद हार्ट के पास अपना खुद ब खुद ऑटो एक्साइटेबल होता है ना। हार्ट हमारा ऑटो एक्साइटेबल होता है, उसके पास खुद ही कैपेसिटी होती है जनरेट करने की एक्शन पोटेंशियल बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के ना। तो सबसे पहले हमारा है इसमें नोडल टिश्यूज़ में हार्ट के क्या है, सबसे पहला टिश्यू कौन सा है, एसए नोड है ना। कंडक्टिंग सिस्टम में एसए नोड जो है, सबसे पहले अगर हम एसए नोड की पोजीशन देखो तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में, यानी कि ऊपर साइड है, अपर में है। अपर ये सबसे पहले तो ये ऊपर वाला जो था ये राइट एट्रियम था, तो राइट एट्रियम के भी अपर साइड में अपर, और ये कौन सा कॉर्नर है, राइट कॉर्नर, अपर राइट कॉर्नर में है राइट एट्रियम के। तो ऐसे साइनो एट्रियल नोड हमारा अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में लोकेटेड है। उसके बाद हमारा दूसरा जो नोड है ये नोडल फाइबर्स है, नोडल फाइबर्स सेंड करेंगे सिग्नल किसको, एवी नोड को, एवी नोड को, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड को ना। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड की पोजीशन देखें हम तो ये कहाँ लोकेटेड है, ये लोअर लेफ्ट कॉर्नर, लोअर और लेफ्ट कॉर्नर में है राइट एट्रियम के ना एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। फिर उसके बाद एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड एवी बंडल के थ्रू हमारा एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से होते हुए, एवी बंडल के थ्रू एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से होते हुए हमारा आता है कहाँ पे, टिप पे आता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के ना। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के टिप पे आता है, ये डिवाइड कर जाता है दो ब्रांचेस में, राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस में।
ना। उसके बाद ये जो राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस हैं, ये हमारा हमारा इनके ऊपर एक फाइन थ्रेड लाइक फाइबर्स पाए जाते हैं, जो राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस हैं उसके ऊपर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जो फाइन थ्रेड लाइक फाइबर्स हैं इसी को हम लोग क्या कहेंगे, पुरकंजे फाइबर कहेंगे। जो आपको ग्रीन से दिख रहा है ना हल्का छोटे छोटे से ब्रांचेस फाइन, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पुरकंजे फाइबर कहेंगे। और ये जो हमारा ये पूरा नेटवर्क है ना, इसको और अलॉन्ग विद ये जो फाइन फाइबर्स है पूरा मिला देंगे तो ये क्या कहला जाएगा, हमारा बंडल ऑफ हिज, इसको हम लोग बोल देंगे पूरा एक साथ। ये हमारा राइट बंडल ऑफ हिज कहला जाएगा, ये हमारा लेफ्ट बंडल ऑफ हिज कहला जाएगा। तो ऐसे हमारा हार्ट में हमारा कंडक्ट होता है, हमारे जो जो हमारा सिग्नल है, नर्व सिग्नल्स हैं, वो हमारा हार्ट में ऐसे कंडक्ट होते हैं। ठीक, उसके बाद अभी हम देखेंगे कि नोडल टिश्यूज़ हमने देखा ना, तो एक बार हम नोडल टिश्यूज़ यहाँ पे भी देख लेते हैं। देखो नोडल टिश्यूज़ जो है ना, नोडल टिश्यू की बात की जाए तो क्या देखा हमने अभी, ये हमारे स्पेशलाइज कार्डियक मस्कुलेचर होता है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हार्ट में ना, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हार्ट में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक स्पेशल टाइप का कार्डियक मस्कुलेचर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हार्ट में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नोडल टिश्यू कहते हैं। हार्ट हमारा ऑटो एक्साइटेबल होता है, यानी कि उसके पास एबिलिटी होती है जनरेट करने के लिए एक्शन पोटेंशियल बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के। तो ये हमारा हार्ट क्या हो गया, ऑटो एक्साइटेबल हो गया। उसके अलावा नोडल टिश्यू की बात की जाए तो सबसे पहला जो पाया जा रहा है वो हमारा एसए नोड है। एसए नोड यानी कि साइनोएट्रियल नोड, ये कहाँ पे हमारा है, अभी हमने पोजीशन देखी थी, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में है। फिर हमारा एवी नोड यानी कि एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ये हमारा लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में है। अभी हम पोजीशन इसकी हम देख चुके हैं। अभी बंडल ऑफ हिज या एवी बंडल की बात की जाए तो ये हमारा कहाँ पे पूरा होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, और पूरे के पूरे वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर पे होता है हमारा बंडल ऑफ हिज या एवी बंडल। पुरकंजे फाइबर की बात की जाए तो ये पूरा का पूरा कहाँ पे होता है, हमारा वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर पे लोकेटेड होता है हमारा पुरकंजे फाइबर। फिर उसके बाद अगर हम देखें एसए नोड ना, एसए नोड यानी कि साइनोएट्रियल नोड ना, अभी हार्ट के पास तो कैपेसिटी थी ना जनरेट करने के लिए एक्शन पोटेंशियल, लेकिन जो एसए नोड है ना वो हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है ना। जो नोडल टिश्यू हमारा एसए नोड है वो हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, कितना करेगा, 70 to 75 एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा 1 मिनट में हमारा एसए नोड, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इनिशिएट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी हार्ट का रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी मेंटेन किया जाता है किसके द्वारा, एसए नोड के द्वारा। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, पेस मेकर भी कहते हैं हार्ट का। हार्ट अगर नॉर्मल हार्ट बीट देखें तो वो क्या होती है, 70 to 75 टाइम्स होती है 1 मिनट में, जो कि एवरेज होता है 72 बीट्स। ओके, फिर अगर हम देखते हैं कार्डियक साइकिल। अब कार्डियक साइकिल में क्या है, हमारा कार्डियक साइकिल में क्या होता है कि या तो हमारा कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिस्टोल हो रहा है, या हमारा कंप्लीट रिलैक्सेशन हो रहा है, रिलैक्सेशन मतलब डायस्टोल हो रहा है एट्रियम का, या हमारा वेंट्रिकल का हमारा कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल की अगर हम ड्यूरेशन देखें तो 0.8 सेकेंड हमारा इसका ड्यूरेशन होता है। अगर हम कार्डियक साइकिल देखें तो ये कार्डियक साइकिल देख सकते हो आप, ये जो अंदर वाला सर्कल है ना, ये अंदर वाला जो सर्कल है उसमें जो एक जो छोटा सा ये पार्ट है ब्लू वाला ना, ये जो ब्लू वाला पार्ट आप देख रहे हो अंदर वाले सर्कल में, ये एट्रियल सिस्टोल हो रहा है। एट्रियल सिस्टोल हो रहा है जो कि कितने टाइम के लिए हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 0.1 सेकंड के लिए हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले हमारा एक्शन पोटेंशियल है, ऐसे नोड ने जनरेट किया, फिर यहाँ पे 0.1 सेकंड के लिए क्या हो रहा है, एट्रियल सिस्टोल हो रहा है। इसी टाइम पे साइमल्टेनियसली वेंट्रिकुलर डायस्टोल भी होता है। जब एट्रियल सिस्टोल होता है उसी टाइम पे वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है, जिसके बाद क्या होगा, हमारा फर्स्ट हार्ड साउंड प्रोड्यूस होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, लब कहेंगे। लब क्यों प्रोड्यूस होगा, क्लोजर की वजह से प्रोड्यूस होता है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल के क्लोजर की वजह से हमारा लब प्रोड्यूस होता है, जो कि हमारा लो पिच का होता है। फिर उसके बाद क्या होगा अगले 3 सेकेंड्स के लिए ना, ये जो बाहर वाला सर्कल देख रहे हो उसमें आप देखो वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है, ये ब्लू वाले रीजन में ना, ये ब्लू वाला रीजन जो बाहर वाले सर्कल में, उसमें हमारा ये हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है। ठीक, ये 0.3 सेकंड के लिए हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। जिस टाइम पे हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा उसी टाइम पे हमारा एट्रिया जो होगा वो डायस्टोल पोजीशन में जाएगा, वो 3 सेकंड के लिए होगा। देखो एट्रियल सिस्टोल में हमारा 30% वेंट्रिकुलर फीलिंग होती है, और एट्रियल डायस्टोल में यानी कि एट्रियल डायस्टोल में हमारा कितना फीलिंग होती है, 70% ऑफ द वेंट्रिकुलर फीलिंग होती है। फिर उसके बाद हमारा सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा, जो कि हाई पिच का होता है, डब। किस वजह से प्रोड्यूस होता है, क्लोजर की वजह से प्रोड्यूस होता है। सेमी ल्यूनर वॉल जब क्लोज होती है तो हमारा हाई पिच डब प्रोड्यूस होता है। उसके बाद हमारा रेस्ट जो बचा हुआ जो 4 सेकंड है वो हमारा क्या है, एट्रिया वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो रहा है, दोनों डायस्टोल कर जा रहे हैं, यानी कि जॉइंट डायस्टोल हो रहा है। यहाँ पे ब्लड हमारा फ्रीली मूव करता है। जॉइंट डायस्टोल के टाइम पे कोई भी मतलब एक्टिव फीलिंग नहीं होती है, पूरा का पूरा फ्री फीलिंग होती है जॉइंट डायस्टोल के टाइम पे।
देखो जब एंड हो रहा है जॉइंट डायस्टोल ना, जब एंड हो रहा है जॉइंट डायस्टोल उस टाइम पे 70% वेंट्रिकुलर फिलिंग हो रही है जो कि पैसिव फिलिंग है, और जब एंड हो रहा है एट्रियल सिस्टोल तो 30% वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है जो कि हमारा क्या है, एक्टिव फिलिंग है। देखो कार्डियक साइकिल स्टार्ट होती है जब सारे के सारे चारों चैम्बर ऑफ हार्ट किस में होते हैं, जॉइंट डायस्टोल में होते हैं, यानी कि रिलैक्स स्टेट में होते हैं। उस टाइम पे क्या होता है, बाइकस्पिड वॉल ये वाले और ट्राइकस्पिड वॉल ये वाले ओपन होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड हमारा पल्मोनरी वेन से आएगा राइट वेंट्रिकल में और वेना केवा से आएगा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में ना। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या बोलते हैं कि यहाँ पे जो हमारा हमने देखा था इसके पहले ऐसे नोड था, ऐसे नोड हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा और वो एवी नोड और एवी बंडल से होते हुए, बंडल ऑफ से होते हुए पुरकंजे फाइबर में चला जाएगा, जो कि हमारा पूरा इंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर पर हमारा एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारा 30% वेंट्रिकुलर फिलिंग होगा। सबसे पहले जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं यानी कि एट्रियल सिस्टोल हुआ, एट्रियल सिस्टोल के कारण हमारा 30% वेंट्रिकुलर फिलिंग होता है। अब 30% हमारा वेंट्रिकुलर फिलिंग हो चुका है ना पहले कॉन्ट्रैक्शन से। अब ब्लड हमारा वेंट्रिकल्स में आ गया, यानी कि ब्लड हमारा जब वेंट्रिकल्स में आया तो वेंट्रिकल्स का प्रेशर इंक्रीज होगा। जैसे ही थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज होगा वेंट्रिकल का, सबसे पहले क्या होगा, उसकी वजह से हमारे बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल क्लोज हो जाएंगे। क्यों क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि बैक फ्लो नहीं हो जाएगा ब्लड, अगर क्लोज हो जाएंगे ताकि ये जो वेंट्रिकल वाला ब्लड है दोबारा से एट्रियम में ना जा सके। इसकी वजह से हमारे बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल बंद हो जाएंगे और ये हमारा बैक फ्लो ऑफ ब्लड को बचा लेगा। उसके बाद जब हमारा थोड़ा और वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज होता है, उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा सेमी ल्यूनर वॉल्व है ना, सेमी ल्यूनर वॉल्व जो है वो हमारा फोर्स ओपन हो जाएगा। सेमी ल्यूनर वॉल्व हमारे ओपन हो जाएंगे और ब्लड फ्लो करेगा राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारा ब्लड फ्लो करेगा, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू और लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा डॉर्सल एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी सर्कुलेशन में ब्लड हमारा फ्लो कर जाएगा वेंट्रिकल्स में। और फिर अब देखो, अब बढ़ा है ना प्रेशर, तो अब ब्लड जब जा चुका है यानी कि वेंट्रिकल का प्रेशर अब क्या हो गया है, अभी वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ था। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे एक इवेंट आप और नोटिस करोगे कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ था एट्रिया तो हमारे रिलैक्स स्टेट में चली गई ना, यानी कि उसी टाइम पे जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है उसी टाइम पे हमारा एट्रियल डायस्टोल भी होता है, यानी कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल और एट्रियल डायस्टोल हमारे कोने साइड करते हैं, दोनों सेम टाइम पे होते हैं। उसके बाद क्या होगा, वेंट्रिकल का हमारा प्रेशर इंक्रीज हो चुका, अब वेंट्रिकल से तो ब्लड हमारा इसमें चला गया ना, बॉडी सर्कुलेशन में चला गया है पल्मोनरी आर्टरी और डॉर्सल एओर्टा के थ्रू होते हुए। अब क्या होगा, वेंट्रिकल का प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। पहले जब जैसे ही वेंट्रिकुलर प्रेशर थोड़ा डिक्रीज करेगा उसकी वजह से क्या होगा, ये जो हमारा सेमिल्यूनर वॉल जो ओपन हुए थे ये हमारे क्लोज हो जाएंगे, सेमिल्यूनर वॉल क्लोज हो जाएंगे ताकि बैक फ्लो ना हो सके ब्लड जो हमारा गया पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में वो दोबारा से लौट के वेंट्रिकल में ना आ सके। इसकी वजह से सेमिल्यूनर वॉल्व हमारे क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद जैसे थोड़ा और डिक्रीज करेगा प्रेशर, उसकी वजह से क्या होगा, जो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व जो हमारे बंद हुए थे ना वो दोबारा से खुल जाएंगे। अब दोबारा से खुल गए तो हमारा वेंट्रिकल भी किस में आ गया है, डायस्टोल स्टेज में आया, यानी कि वेंट्रिकल्स भी हमारे रिलैक्स हो गए हैं। वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो जाएगा, वेंट्रिकल्स हमारे रिलैक्स हो जाएंगे। ये उसके बाद क्या होगा कि हमारा अब चारों चैम्बर हमारे दोबारा से रिलैक्स हो गए हैं, एट्रिया वेंट्रिकल दोनों ना, एट्रिया वेंट्रिकल चारों के चारे जितने भी चैम्बर्स थे चारों सारे के सारे रिलैक्स हो गए दोबारा से, जो हमारा किस में चला गया, जॉइंट डायस्टोल स्टेट में दोबारा से चला गया है हमारा और ब्लड, ये पूरी की पूरी कार्डियक साइकिल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब दोबारा से हमारा ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा और दोबारा से कार्डियक साइकिल स्टार्ट होगी। ठीक, ये साइक्लिक इवेंट है जो कि लगातार हमारा रिपीट करता रहता है। फिर उसके बाद अगर हम देखें कि हार्ट बीट जो होती है, हार्ट बीट करता है 72 टाइम्स 1 मिनट में ना, 60 सेकेंड में 72 टाइम्स हार्ट बीट करता है। यानी कि अगर हम हार्ट बीट एक हार्ट बीट का टाइम ड्यूरेशन निकालें तो 60 इतना निकालेंगे तो 0.8 सेकेंड आ जाएगा हमारा एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन ना। स्ट्रोक वॉल्यूम, अब हमारा क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है कि जो ब्लड पंप किया जाता है हर एक वेंट्रिकल के द्वारा एक बीट में, हर एक वेंट्रिकल जो ब्लड पंप करता है एक बीट में, मानी कि 0.8 सेकेंड में जो हर एक वेंट्रिकल पंप करता है ब्लड एक बीट में, वो होता है कितना हमारा 70 ml होता है। वो 70 ml ब्लड पंप करता है हर एक वेंट्रिकल एक बीट में। और ब्लड पंप जो होता है हर एक वेंट्रिकल के द्वारा 72 बीट्स में, अगर हम कंपेयर करें तो एक बीट में 70 ml है तो 72 बीट्स में, यानी कि एक मिनट में कितना वेंट्रिकल्स ब्लड पंप करेंगे, तो भी कितना पंप करेंगे 5000 ml, यानी कि 5 लीटर ब्लड पंप करेंगे वेंट्रिकल एक मिनट में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्डियक आउटपुट कहते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ हार्ट बीट क्या होता है हमारा, इक्वल्स टू कार्डियक आउटपुट होता है।
फिर उसके बाद देखो ये जो हमारे स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया, हार्ट रेट हो गया, कार्डियक आउटपुट हो गया, ये सब में हम चेंज भी आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फिक्स ही हो कि 5 लीटर ही होगा, 70 ml ही होगा, ये सब में चेंज में आ सकता है। कब चेंज आता है? जैसे जो एथलीट्स हो गए ना, जो बहुत ज़्यादा गेम्स खेलते हैं ना, उनमें क्या होता है, ये जो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम है ये बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और ऑर्डिनरी मैन में जो हमारा 5 लीटर है उससे ज़्यादा वो पम्प करने लग जाते हैं, उनमें हार्ट रेट हमेशा ज़्यादा ही होता है एथलीट्स में हमारा। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा ईसीजी। ईसीजी क्या होता है? ईसीजी हमारा एक मशीन होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं ना, जिसको यूज़ किया जाता है मेजर ऑब्टेन करने के लिए। क्या? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। देखो यहाँ पे ये जो डिवाइस है जिससे हम जिसको हम यूज़ करें वो ग्राफ ऑब्टेन करने के लिए, उस डिवाइस में हमारा ग्राफ आ रहा है ना। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है वो डिवाइस है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है वो हमारा ग्राफ है जो ऑब्टेन कर रहे हैं हम ना। अब ईसीजी को अगर हम देखें सिंपल टर्म्स में, तो ये ईसीजी क्या होता है? ये ईसीजी हमारा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का, हार्ट का, एक कार्डियक साइकिल के टाइम पे। एक कार्डियक साइकिल के टाइम पे कितनी बार हार्ट हमारा क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शो कर रहा है ना, वही एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ईसीजी के फॉर्म में। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल। ओके, अब देखो, अब ईसीजी ऑब्टेन कैसे करते हैं किसी भी पेशेंट में। ईसीजी मशीन में हमारे 3 इलेक्ट्रिकल लेड्स पाए जाते हैं जो कि हम अटैच कर देते हैं पेशेंट के, कहाँ पे? दोनों एंकल पे, हर एक एंकल पे। यहाँ पे हम एंकल पे एक एंकल पे हम अटैच कर देंगे। और कहाँ अटैच करेंगे? एक हम अटैच करेंगे, सॉरी एंकल पे नहीं, व्रिस्ट पे हम अटैच करेंगे, एक व्रिस्ट पे अटैच कर देंगे, और एक हम अटैच करेंगे लेफ्ट एंकल पे। ओके, उसके बाद उसको हम मॉनिटर करते हैं, हार्ट की एक्टिविटी को मॉनिटर से हम उसको देखेंगे, प्रॉपरली ऑब्जर्व करेंगे। अगर हमें डिटेल इवैल्यूएशन चाहिए ईसीजी की, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टीपल लेड्स अटैच करते हैं। कहाँ पे? चेस्ट रीजन में बहुत सारे मल्टीपल लेड्स अटैच कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें एक प्रॉपर इवैल्यूएशन मिल जाता है ईसीजी का। फिर अगर हम ये ग्राफ देखें तो ईसीजी का ये जो ग्राफ है हमारा, यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है पी वेव से। ये जो हमारे एलिवेशन है इसको हम लोग नेम देते हैं, पी से टी तक हमारा स्टार्ट होता है। पी वेव की अगर हम बात करें तो पी वेव यानी कि इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, यानी कि डीपोलराइजेशन हो रहा है यहाँ पे एट्रिया का। डीपोलराइजेशन हो रहा है एट्रिया का, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन हो रहा है, यानी कि दोनों के दोनों एट्रिया क्या कर रहे हैं हमारे, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि एट्रियल सिस्टोल हो रहा है पी वेव के टाइम पे। फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे डीपोलराइजेशन हो रहा है वेंट्रिकल का। डीपोलराइजेशन वेंट्रिकल का हो रहा है, यानी कि जो वेंट्रिकल्स है हमारे वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं क्यू वेव के टाइम पे। जैसे क्यू वेव स्टार्ट होता है, शॉर्टली क्यू वेव के जस्ट बाद ही हमारा वेंट्रिकल्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी कि वेंट्रिकल्स हमारे कांटेक्ट कर रहे हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में। फिर टी वेव में क्या होता है, टी वेव में हमारे वेंट्रिकल्स रिटर्न कर जाते हैं एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट में, यानी कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो जाता है। टी वेव में एक्साइटेड से नॉर्मल स्टेट में आ गए वेंट्रिकल्स हमारे, यहाँ पर रीपोलराइजेशन हो रहा है टी वेव में। अब देखो एंड जो होता है टी वेव का ना, ये मार्क करता है एंड ऑफ सिस्टोल, यानी कि सिस्टोल एंड हो चुका है, टी वेव खत्म हो चुकी है, यानी कि सिस्टोल हमारा खत्म हो चुका है। एट्रियल सिस्टोल भी हो गया, वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी हो गया, दोनों के दोनों सिस्टोल्स हमारे हो चुके हैं। अब हम लोग काउंट कर सकते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को ना, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को हम लोग काउंट करके बता सकते हैं क्या, कि एक हार्ट बीट में कितनी बार ये एलिवेशन शो हो रहे हैं, उसको हम लोग हार्ट बीट उससे हम लोग काउंट कर सकते हैं। जितनी बार ये एलिवेशन शो होंगे ना, उतना ही हार्ट बीट होगा किसी एक पर्सन का 1 मिनट के अंदर। ओके, अब ईसीजी हर एक इंडिविजुअल में तो सेम ही होता है ना, हर एक इंडिविजुअल में देखोगे तो ये ईसीजी का ग्राफ होता है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होता है। लेकिन अगर कोई भी एलिवेशन इस ग्राफ में हमें शो हो रहा है ना, इसका मतलब है उस पर्सन में कोई ना कोई डिजीज़ है, कोई ना कोई ये हमारे एबनॉर्मलिटीज़ है उस पर्सन के अंदर ना। और इसी वजह से ये जो हमारा ईसीजी है वो हमारा एक ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस शो करता है किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस करने में। फिर हम देखेंगे डबल सर्कुलेशन। अब डबल सर्कुलेशन देखने से पहले हम देख लेते हैं कि आर्टरी में कितने हमारे कितनी वॉल होती हैं, आर्टरीज में कितने लेयर्स होते हैं आर्टरी में। सबसे पहले जो बाहर वाली लेयर है वो हमारा ट्यूनिका एक्सटर्ना है, मिडिल वाली है ट्यूनिका मीडिया, अंदर वाली है ट्यूनिका इंटिमा। जो एक्सटर्नल वाली है ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये हमारी किससे बनी होती है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और कोलेजन फाइबर से बनी होती है। ट्यूनिका मीडिया जो बीच वाली है ये स्मूथ मसल से बनी होती है। अंदर वाली जो ट्यूनिका इंटिमा है ये हमारे सिंपल स्क्वैमस एंडोथीलियम से बनी होती है।
ओके। अब देखो वेन्स में क्या होता है, वेन्स में हमारे ये जो ट्यूनिका मीडिया वाला पार्ट है ना वेन में, वो ट्यूनिका मीडिया वाला पार्ट वेन में बहुत थिन होगा। अब देखो अब थिन है ट्यूनिका मीडिया वाला पार्ट, बहुत पतला है वेन में, इसका मतलब वेन का ल्यूमेन जो होता है वाइड होता है और एट्रिया का ल्यूमेन हमारा कम होता है। यही कारण है कि एट्रिया में ब्लड बहुत प्रेशर के साथ फ्लो करता है, जबकि वेन में उतने प्रेशर के साथ नहीं फ्लो करता है। यहाँ पे जो हम पल्स लेते हैं ना, ये जब हम यहाँ पे पल्स लेते हैं, ये भी हम वही मेज़र करते हैं, वही एट्रिया के थ्रू ही मेज़र करते हैं। यहाँ पे हम एट्रिया को ही हम सेंस करते हैं ना। फिर हम डबल सर्कुलेशन की बात कर रहे थे, तो डबल सर्कुलेशन में पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन दो होता है ना। डबल है यानी कि नाम से ही पता नहीं, दो बार सर्कुलेशन हो रहा है। तो एक बार हो रहा है पल्मोनरी सर्कुलेशन, दोबारा हो रहा है क्या हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, ये हमारा हार्ट है ना, समझने के लिए मैंने इसको ऐसे बॉक्स टाइप में बना दिया, तो आप समझ लो इसको हार्ट है ना। अब हार्ट से क्या हो रहा है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड हमारा जा रहा है कहाँ पे, लंग्स के पास। ब्लड हमारा राइट वेंट्रिकल से जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से जा रहा है हमारा लंग्स के पास, वहाँ पे ऑक्सीजनेट हो रहा है, कहाँ पे रिटर्न हो जाता है, राइट वेंट्रिकल को स्टार्ट हो जा राइट एट्रियम को रिटर्न हो जा रहा है। तो राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम तक, सॉरी मैंने शायद उल्टा बोल दिया आपको, राइट वेंट्रिकल से और लेफ्ट एट्रियम तक जब हमारा ब्लड जा रहा है, इसी फ्लो ऑफ ब्लड को हम लोग क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। पहले राइट वेंट्रिकल से जा रहा है लंग्स को, फिर लंग्स से हमारा रिटर्न हो जा रहा है किसको, लेफ्ट एट्रियम को, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरा हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है कि ब्लड जो है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू, लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा, आर्टरी, आर्टेरियोल्स के थ्रू जा रहा है किसमें, बॉडी टिश्यू में। अब बॉडी टिश्यू में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, तो वहाँ से हमारा ऑक्सीजन और जितने भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उसको बॉडी टिश्यू हमारा यूटिलाइज कर ले रहा है, उसको हमारा ले रहा है, और जो बचा हुआ जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हमारा पंप कर दे रहा है वेन, वेन्यूल्स और वेना केवा के थ्रू, कहाँ पे, राइट एट्रियम को। इसी फ्लो ऑफ ब्लड को क्या कहते हैं हम लोग, सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। यहाँ पे कहाँ से फ्लो कर रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेकर के हमारा राइट एट्रियम तक फ्लो कर रहा है ब्लड, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सिस्टमिक सर्कुलेशन कहेंगे। फिर हम देखते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। उसके पहले हम हिपैटिक पोर्टल सिस्टम देखने से पहले देख लेते हैं कि पोर्टल वेन होता क्या है। अब देखो पोर्टल वेन जो है ना, पोर्टल वेन क्या है, एक वेन है जो कि कलेक्ट करता है ब्लड एक ऑर्गन से ना। वेन है जो कलेक्ट करेगा ब्लड एक ऑर्गन से, उसको पोर कर देगा एक इंटरमीडिएट ऑर्गन में, ना कि फाइनल ऑर्गन में रिलीज करने से पहले ना, उसको पोर कर देगा एक इंटरमीडिएट ऑर्गन में। इसी को कहते हैं क्या, उसको रिलीज करने से पहले सिस्टमिक सर्कुलेशन में। एक वेन है जो कलेक्ट करेगा ब्लड कहाँ से, हमारा एक ऑर्गन से कलेक्ट करेगा ब्लड को, उसको पोर कर देगा इंटरमीडिएट ऑर्गन में, ना कि उसको सिस्टमिक सर्कुलेशन में डालने के बजाय। अब देखो इससे अगर हम देखें, यहाँ पे क्या है हमारा, ये हमारा इंटेस्टाइन से ब्लड हिपैटिक पोर्टल वेन ले रहा है, यहाँ से ये वेन इंटेस्टाइन से लिया है, ये इंटेस्टाइन से लेके डायरेक्टली वेना केवा को देने के बजाय ये एक इंटरमीडिएट ऑर्गन में डाल दे रहा है, यानी कि लिवर में डाल दे रहा है। हिपैटिक पोर्टल वेन यहाँ से ले रहा है, एक इंटरमीडिएट ऑर्गन में डाल दे रहा है, ना कि डायरेक्ट इसको देने के बजाय ना वेना केवा को। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोर्टल वेन कहते हैं। यही होता है हमारा पोर्टल वेन। अब हिपैटिक पोर्टल सिस्टम क्या है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम एक यूनिक वैस्कुलर सिस्टम है जो एग्जिस्ट करता है डाइजेस्टिव ट्रैक और लिवर के बीच में ना। हिपैटिक पोर्टल वेन जो है यही पूरा जो सिस्टम है एग्जिस्ट कर रहा है किसके बीच में, डाइजेस्टिव ट्रैक और लिवर के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ से इंटेस्टाइन से हमारा ब्लड जाता है हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू लिवर में, फिर उसका हिपैटिक वेन के थ्रू हमारा जाता है कहाँ चला जाता है, वेना केवा में चला जाता है। अब देखो हार्ट जो होता है, हार्ट के पास एक स्पेशल टाइप का सिस्टम होता है सर्कुलेशन के लिए, ब्लड के लिए ना। कार्डियक मस्कुलेचर के पास एक स्पेशल सिस्टम है, उस सिस्टम को कहते हैं कोरोनरी सिस्टम कहते हैं। कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए ब्लड किसका, कार्डियक मस्कुलेचर में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो हमारा कोरोनरी सिस्टम से होता है। फिर अगर हम बात करें कि रेगुलेट कैसे करते हैं हम लोग कार्डियक एक्टिविटी को, कार्डियक एक्टिविटी को हम लोग रेगुलेट कैसे करते हैं, कार्डियक एक्टिविटी को हम रेगुलेट करते हैं दो तरीके से। पहला जो हमारा वे है वो हमारा नर्वस कंट्रोल है, दूसरा हमारा हार्मोनल कंट्रोल। नर्वस कंट्रोल मेडुला ऑब्लोंगाटा से होता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा में क्या होता है, दो टाइप के सेंटर्स प्रेजेंट है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम।
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलीज करेगा क्या, हमारा एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन। कहाँ से रिलीज करेगा, एड्रिनल मेडुला से रिलीज करेगा एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, जो हमारा बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा हार्ट बीट को। जबकि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, वो हमारा रिलीज करेगा एसिटाइलकोलिन और वो डिक्रीज कर देगा हार्ट बीट को। ये याद रखना, सिंपैथेटिक वाला हमेशा बढ़ाता है, पैरासिम्पैथेटिक वाला हमेशा घटाता है ना, तो ये डिक्रीज कर देगा। अब हार्मोनल कंट्रोल में क्या है, हार्मोन कौन कौन से प्रेजेंट है, एड्रेनलिन हो गया, नॉन एड्रेनलिन हो गया, थायरॉक्सिन हो गया, ये सब क्या करेंगे, हार्ट बीट को हमारे बढ़ा देंगे। ठीक, फिर लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का डिसऑर्डर्स। अब डिसऑर्डर में देखें तो हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर देखें तो वो कितना होता है हमारा 120/80। 120 क्या है हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, 80 हमारा क्या है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। देखो मान लो 120 से बढ़ गया ब्लड प्रेशर, 120 से 140 हो गया, 80 से 90 हो गया है ना, तो ये हो गया। मान लो एक बार अगर आप चेक किए इतना आया तब नहीं माना जाएगा उसको हाइपरटेंशन का पेशेंट है। मान लो मॉर्निंग में चेक किया, आफ्टरनून में चेक किया, फिर इवनिंग में चेक किया, लगातार वो हाई आ रहा है ना, 140/90 आ रहा है, तो वो जो पर्सन होगा उसको हाइपरटेंशन की दिक्कत होगी, वो हाइपरटेंशन का पेशेंट होगा। हाइपरटेंशन में क्या बोलते हैं कि कौन कौन से और दूसरे ऑर्गन इफेक्ट होते हैं, हाइपरटेंशन की वजह से हमारा हार्ट भी इफेक्ट होता है, ब्रेन भी इफेक्ट होता है और किडनी भी इफेक्ट होती है हाइपरटेंशन की वजह से। और दूसरा जो डिसऑर्डर है वो है हमारा कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD या आर्थेरोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स जो हमें हार्ट को सप्लाई कर रही हैं ना, हार्ट मसल को जो ब्लड वेसल्स सप्लाई कर रही हैं उन ब्लड वेसल्स में फैट का, कैल्शियम का, कोलेस्ट्रॉल का, फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रॉपरली हमारा नहीं मिल पा रहा है हार्ट को। इसी डिजीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, आर्थेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। फिर थर्ड है हमारा एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है, एक्यूट चेस्ट पेन होता है, अचानक से दर्द उठता है ना, अचानक से दर्द उठता है, एक्यूट चेस्ट पेन होता है। किस वजह से, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई का, ऑक्सीजन एक सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिल पाता है हार्ट मसल्स को, जिसकी वजह से एक्यूट चेस्ट पेन होता है हार्ट में। इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस देखो किसी भी मैन एंड वुमेन में हो सकता है, लेकिन अगर इसमें मोस्ट कॉमनली किन में देखा जाता है तो मिड एज में जो होते हैं 30s-40s में, तो उनमें देखा जाता है, और या तो एल्डर पर्सन में देखा जाता है, जो 60s के एज में एडर्ली पर्सन में देखा जाता है हमारा एंजाइना पेक्टोरिस। फिर उसके बाद लास्ट डिसऑर्डर जो इस चैप्टर का है वो हमारा हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक। ये हमारा बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि देखो ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसका MCQ बेस्ड क्वेश्चन हमेशा ही आता है भाई, हमेशा आता है। इन तीनों में आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि हमेशा ही नीट में MCQ बेस्ड क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। देखो हार्ट फेलियर यानी कि मान लो कोई बच्चा है ना, वो पढ़ रहा है ना, अब पढ़ रहा है, अब मान लो बायोलॉजी के पेपर में उसने कायदे से पढ़ाई नहीं कि अब 33 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए बोर्ड्स में, लेकिन उसको आया ही नहीं, उसका आया 25 मार्क्स, यानी कि वो फेल हो गया। वो अपना, उसका काम क्या था, पढ़ना, अब वो अपने काम करने में फेल हो गया, वो पढ़ाई करने में क्या कर गया, फेल कर गया, वो अपने काम को प्रॉपरली नहीं कर पाया, वो फेल कर गया अपना काम करने में। यही सेम क्या होता है, हार्ट के साथ होता है। हार्ट का काम क्या है, ब्लड पंप करना ना। अब हार्ट अपने काम करने को फेल कर जा रही है, अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पा रही है, वो फेल कर जा रही है अपना काम करने में, यानी कि हार्ट प्रॉपरली ब्लड नहीं पंप कर रही है। डू नॉट पंप ब्लड सफिशिएंटली इनफ टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। जितनी रिक्वायरमेंट है बॉडी की वो प्रॉपरली नहीं पंप कर पा रही है, वो फेल हो गई। इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर के टाइम में, हार्ट फेलियर को हम लोग कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं। क्यों कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जेशन होता है लंग्स का, ठीक, इसलिए हम लोग इसको कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं। फिर दूसरी कंडीशन है हमारा कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इसमें क्या होता है, अरेस्ट करना ना, अरेस्ट करना, मान लो पुलिस चोर को अरेस्ट कर लिया, यानी कि अब वो दोबारा चोरी नहीं कर पाएगा, उसको अरेस्ट करके जेल में बंद कर दिया, दोबारा चोरी नहीं कर पाएगा, यानी कि उसको अरेस्ट कर ली, स्टॉप कर दिए, जेल में उसको बैठा दिए ना भाई कि अब बैठा रहे तू यहीं, कहीं और तेरे को नहीं जाना है तू यहीं बैठ, अब तो उसको स्टॉप कर दी, वहाँ बैठा दिए ना। सेम यही कंडीशन हार्ट के साथ हो रही है कि कार्डियक अरेस्ट में स्टॉप हो जा रही है हार्ट बीट। हार्ट का काम था बीट करना, चोर का काम था चोरी करना, उसको रोक दिया गया, स्टॉप कर दिया गया है। तो क्या बोलते हैं कि जो हमारा कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, हार्ट का काम था हार्ट बीट करना, तो वो हमारा स्टॉप कर दिया, अपने काम से स्टॉप कर दिया गया, उसको कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन आ गई है। अच्छा, लास्ट हमारा हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में क्या होता है हार्ट की मसल्स सडनली डैमेज हो जाती हैं। हार्ट की मसल्स अचानक से डैमेज हो जाती हैं। क्यों डैमेज हो जाती हैं, क्योंकि उनको ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं मिल पाती है। प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलने के कारण हार्ट की मसल्स हमारी डैमेज हो जाती है, जिस कंडीशन को कहते हैं क्या, हार्ट अटैक। ओके, थैंक यू।